हिस्ट्री चैप्टर थर्ड ग्रामीण इलाकों पर शासन। कंपनी का दीवान बनना। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। दीवान के रूप में कंपनी अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र की मुख्य वित्तीय प्रशासक बन गई थी। अब उसे जमीनी प्रशासन और अपने राजस्व स्रोतों को व्यवस्थित करने के बारे में सोचना था। यह इस तरह से किया जाना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व मिल सके। एक व्यापारी कंपनी को यह सुनिश्चित करना था कि वह अपनी ज़रूरतों के उत्पादों को खरीद सके और चाहे बेच सके। इन वर्षों में कंपनी ने यह भी जाना कि उसे कुछ सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। एक विदेशी शक्ति होने के नाते इसे उन लोगों को शांत करने की आवश्यकता थी जहां अंग्रेजों द्वारा अतीत ग्रामीण इलाकों पर शासन किया था। जिन लोगों के पास स्थानीय सत्ता थी उन्हें नियंत्रित करना था, लेकिन उन्हें पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता था। कंपनी के लिए राजस्व। कंपनी दीवान बन गई थी, लेकिन यह अभी भी खुद को एक मुख्य रूप से एक व्यापारी के रूप में देखती थी। 5 वर्षों के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदे गए माल का मूल्य दुगना हो गया था। 1765 से पहले कंपनी ने ब्रिटेन से सोना चांदी आयात करके भारत में सामान खरीदा था। अब बंगाल में एकत्रित राजस्व निर्यात के लिए माल की खरीद का वित्त पोषण कर सकता था। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट का सामना कर रही है। कारीगर गांव छोड़कर जा रहे थे क्योंकि उन्हें कंपनी को कम कीमत पर अपना माल बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा था। किसानों से जो बकाया मांगा जा रहा था वे उसे चुकाने में असमर्थ थे। साथ ही कारीगरों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही थी, जो खेती के पतन का संकेत थी। फिर 1770 में बंगाल में आए एक भयानक अकाल में करीब 1 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। इस अकाल से में लगभग 1/3 आबादी का सफाया हो गया था। कृषि में सुधार की आवश्यकता। कंपनी के अधिकांश अधिकारी यह महसूस करने लगे कि भूमि में निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और कृषि में सुधार किया जाना चाहिए। इस प्रश्न पर 2 दशकों की बहस के बाद कंपनी ने आखिरकार 1793 में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। बंदोबस्त की शर्तों के अनुसार राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। उन्हें किसानों से लगान वसूल करने और कंपनी को राजस्व देने के लिए कहा गया था। भुगतान की जाने वाली राशि स्थायी रूप से निर्धारित की गई थी, अर्थात इसे भविष्य में कभी भी बढ़ाया नहीं जाना चाहिए था। चूंकि राज्य की राजस्व मांग में वृद्धि न होने से जमींदारों को भूमि से उत्पादन में वृद्धि से लाभ होना निश्चित था। हालांकि स्थायी बंदोबस्त ने कई समस्याओं को जन्म दिया था। कंपनी के अधिकारियों को जल्द ही पता चल गया था कि जमींदार वास्तव में भूमि सुधार में पूंजी नहीं लगा रहे थे। वहीं लगान इतना अधिक था कि जमींदारों के लिए भुगतान करना कठिन हो गया था। जो भी राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता था, उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। कंपनी द्वारा आयोजित नीलामियों में असंख्य जमींदारियां बिक चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक स्थिति बदल गई थी। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार हुआ था। इसका मतलब जमींदारों की आय में वृद्धि थी, लेकिन कंपनी के लिए कोई लाभ नहीं था, क्योंकि इसने स्थायी रूप से तय किया था कि जिससे यह राजस्व मांग में वृद्धि नहीं कर सकती थी। इसके बाद भी जमींदारों की भूमि सुधार में रुचि नहीं थी। एक नई प्रणाली को तैयार किया जाना। 19वीं सदी की शुरुआत तक कंपनी के कई अधिकारियों को यकीन हो गया था कि राजस्व व्यवस्था को फिर से बदलना होगा। होल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज ने नई प्रणाली तैयार की जो 1822 में लागू हुई थी। उसने महसूस किया कि उत्तर भारतीय समाज में एक गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और इसे संरक्षित करने की आवश्यकता थी। राजस्व एकत्रित करने और इस कंपनी को भुगतान करने का एक प्रभार जमींदार के बजाय ग्राम प्रधान को दिया गया था। इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। मुनरो व्यवस्था। दक्षिण में ब्रिटिश क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त की जगह पर इसी तरह का कदम उठाया गया था। जो नई व्यवस्था शुरू की गई थी उसे रैयतवारी के रूप में जाना जाने लगा था,
टीपू सुल्तान के साथ युद्धों के बाद कंपनी द्वारा अधिकृत किए गए कुछ क्षेत्रों में कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द्वारा इसे छोटे पैमाने पर आजमाया गया था। बाद में थॉमस मुनरो द्वारा विकसित इस प्रणाली को धीरे धीरे पूर्वी दक्षिण भारत में लागू कर दिया गया था। रीड और मुनरो ने यह महसूस किया था कि दक्षिण में पारंपरिक जमींदार नहीं थे। मुनरो ने माना कि अंग्रेजों को पिता की भांति अपने अधीन रैयतों की रक्षा करनी चाहिए। सब कुछ सामान्य न होना। नई व्यवस्था लागू होने के कुछ वर्षों के भीतर यह स्पष्ट हो गया था कि उनके इस व्यवस्था में सब कुछ ठीक नहीं है। भूमि से राजस्व वृद्धि की इच्छा से प्रेरित राजस्व अधिकारियों ने राजस्व की मांग बहुत अधिक निर्धारित की थी। किसान भुगतान करने में असमर्थ थे। इस दौरान वे अपने रैयत ग्रामीण इलाकों में चले गए थे, जिसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए। अंग्रेजों को विश्वास था कि नई व्यवस्था किसानों को अमीर उद्यमी किसानों में बदल देगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। यूरोप के लिए फसलें 18वीं शताब्दी के अंत तक कंपनी अफीम और नील की खेती का विस्तार करने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके बाद वाली सदी में अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में खेती करने वाले किसानों को किसी न किसी फसल का उत्पादन करने हेतु राजी या मजबूर किया। बंगाल में जूट, असम में चाय, संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश में है गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल आदि शामिल थे। अंग्रेजों ने अपनी जरूरत की फसलों की खेती का विस्तार करने के लिए कई तरह के तरीकों को इस्तेमाल किया था। भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील का पौधा मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगता है। 13वीं सदी तक भारतीय नील का इस्तेमाल इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा निर्माताओं द्वारा कपड़ों की रंगाई के लिए किया जाने लगा था। हालांकि भारतीय नील की केवल थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजार में पहुंची थी, जहां इसकी कीमत बहुत अधिक होती थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा निर्माताओं को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक अन्य पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था, जो उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में उगाया जाता था। इन प्रतिस्पर्धाओं से चिंतित यूरोप में वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर नील के आयात पर प्रतिबंध लगाने हेतु दबाव डाला था। यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने अपनी सरकारों को नील के आयात पर लगे प्रतिबंध में ढील देने के लिए राजी किया। उत्तरी अमेरिका के कई भागों में भी नील के बागान स्थापित किए गए थे। 18वीं सदी के अंत तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई थी। ब्रिटेन का भारत की ओर रुख। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए भारत में कंपनी ने नील की खेती के क्षेत्र का विस्तार करने के तरीकों की तलाश करने लगी थी। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से बंगाल में नील की खेती का तेजी से विस्तार हुआ। बंगाल में उत्पादित नील वैश्विक बाजार में छा गया था। नील की खेती कैसे होती है? नील की खेती की दो मुख्य प्रणालियां यानी निज और रैयती थी। निज खेती प्रणाली के तहत बागान मालिक उन जमीनों में नील का उत्पादन करते थे जिन पर उनका सीधा नियंत्रण था। इसके तहत बागान मालिक या तो जमीन खरीदता था या अन्य जमींदारों से किराए पर लेता था। किराए के मजदूरों को सीधे काम पर रखकर नील का उत्पादन करता था। बागवानों को निज खेती के तहत क्षेत्र का विस्तार करना मुश्किल लगा। नील की खेती केवल उपजाऊ भूमि पर ही की जा सकती थी। इस व्यवस्था के तहत नील का उत्पादन करने वाली भूमि 25% से कम थी। बाकी खेती के लिए वैकल्पिक व्यवस्था यानी रैयत व्यवस्था के अंतर्गत था। रैयत भूमि पर नील की खेती। रैयत प्रणाली के तहत बागान मालिकों ने रैयत किसानों को एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। कई बार उन्होंने ग्राम प्रधानों पर रैयतों की ओर से अनुबंधन पर हस्ताक्षर करने का दबाव डाला था। जिन लोगों ने अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए उन्हें नील के उत्पादन के लिए बागान मालिकों से कम ब्याज दर पर नगद अग्रिम मिला, लेकिन ऋण ने रैयतों को अपनी जोत के तहत कम से कम 25% क्षेत्र पर नील की खेती
इसके लिए प्रतिबद्ध किया। फसल कटने के बाद जब फसल बोने को दी जाती थी तो रैयत किसान को नया ऋण दिया जाता था। यह सिलसिला फिर से शुरू हो जाता था। नील की फसल के बाद भूमि में धान नहीं बोया जा सकता था। नील विद्रोह और उसके बाद 18 मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों किसानों ने नील की खेती करने से मना कर दिया था। जैसे ही विद्रोह फैला, रैयतों ने बगान मालिकों को लगान देने से इनकार कर दिया और तलवारों और भालों, धनुष और तीरों से लैस किसानों ने नील के कारखाने पर हमला कर दिया था। इस लड़ाई में महिलाएं भी शामिल हुई थी। बगान मालिकों के लिए काम करने वालों को सामाजिक बहिष्कार किया गया। लगान वसूल करने के लिए आए गुमाश्तों को पीटा गया था। स्पष्ट रूप से नील प्रणाली अत्यधिक दमनकारी थी। 1859 में नील रैयतों ने महसूस किया बगान मालिकों के खिलाफ उनके विद्रोह में उन्हें स्थानीय जमींदारों और ग्राम प्रधानों का समर्थन प्राप्त था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार एक और जन विद्रोह की संभावना को लेकर विशेष रूप से चिंतित थी। जब नील जिलों में एक उग्र विद्रोह की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 में इस क्षेत्र का दौरा किया था। रैयतों ने इस दौरे को अपनी दुर्दशा के प्रति सरकार की सहानुभूति के संकेत के रूप में देखा। जब रैयतों ने इस दौरे को अपनी दुर्दशा के प्रति सरकार की सहानुभूति के संकेत के रूप में देखा। जब 7 में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील के ठेके स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, तो यह बात फैल गई कि महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की है कि नील की खेती करने की आवश्यकता नहीं है। इस दौरान लेखकों ने रैयतों की दुर्दशा, बगान मालिकों के अत्याचार और नील प्रणाली की भयावहता के बारे में लिखा था। विद्रोह से चिंतित सरकार ने बगान मालिकों के विद्रोह से बचने हेतु सेना, बुआई और नील उत्पादन प्रणाली की जांच के लिए नील आयोग का गठन किया। आयोग ने बगान मालिकों को दोषी ठहराया और नील की खेती करने वालों के साथ उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जबरदस्ती के तरीकों के लिए उनकी आलोचना की थी। इसने घोषणा की कि नील का उत्पादन रैयतों के लिए लाभदायक नहीं था। आयोग ने रैयतों से उनके मौजूदा अनुबंधों को पूरा करने के लिए कहा, लेकिन उन्हें यह भी बताया कि वे भविष्य में नील का उत्पादन करने से मना कर सकते हैं। विद्रोह के बाद बंगाल में नील का उत्पादन कम हो गया था, लेकिन बगान मालिकों ने अब अपना कारोबार बिहार स्थानांतरित कर लिया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संश्लेषित रंजकों की खोज के साथ उनका व्यवसाय गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था, लेकिन फिर भी वे उत्पादन बढ़ाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आने और वहां नील की खेती करने वालों की दुर्दशा देखने हेतु राजी किया था। 1917 में महात्मा गांधी की यात्रा ने नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित किया।